क्वेश्चन जो फर्स्ट पेज पर है, अगर आपके पास बुकलेट मौजूद है तो आप वो देख सकते हैं। सवाल यह है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 0.2 मोल ऑफ प्रोपेनॉन। और प्रोपेनॉन के साथ जो है वो फॉर्मूला इसका गिवन है, और आप फॉर्मूले में देख रहे हैं कि टोटल जो एटम्स इन्वॉल्व हैं फॉर्मूले में वो 10 हैं। 3 3 6 और 4 ये 10। अब इसका मतलब ये है कि अगर मैं 1 मोल ऑफ प्रोपेनॉन लूंगा, यहाँ पर हमें मोल और एटम का रिलेशन लगाना है। तो 1 मोल ऑफ प्रोपेनॉन के अंदर 10 इंटू 6.02 10 टू द पावर 23 एटम्स होंगे। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल के अंदर 10 एटम्स हैं, तो 1 मोल के अंदर 10 इंटू 6.02 10 टू द पावर 23 एटम्स होंगे। और हमें कैलकुलेट करना है 0.2 मोल में। 0.2 मोल में होंगे x नंबर ऑफ एटम। सिंपली हमने यूनिटरी मेथड। क्या ये बात समझ में आ गई? जी सर, ये वाला सवाल किया हुआ है सर। ठीक है जी, ये वाला सवाल किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 हमने। जी सर, किया हुआ है क्वेश्चन। ओके, अगर ये किया हुआ है तो फिर आप मुझे ये बताइए कि ये अब पास पेपर के क्वेश्चंस हैं, ये उसी बुकलेट का पार्ट है। और इसमें क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बताइए कि ये किया है या नहीं किया। सर किया हुआ है। ये भी किया हुआ है। ठीक है, किया हुआ है। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बताइए। नहीं सर, ये शायद नहीं किया हुआ। ये नहीं किया। नहीं, ये नहीं किया ठीक है, हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 6 अब आप देखिए कि व्हेन अ स्पोर्ट्स मेडल विद अ टोटल सरफेस एरिया ऑफ 150 cm स्क्वायर। cm स्क्वायर का मतलब ये है कि ये आपको एरिया गिवन है। was evenly coated with silver using electrolysis, its mass increased by 0.216 gram। मास इंक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि सिल्वर की कोटिंग हुई। इसका मतलब है कि 0.216 ग्राम जो आपको गिवन है, ये एक्चुअली सिल्वर का मास है। ये मास डिपॉजिटेड सिल्वर का है जो कि 150 cm स्क्वायर पर डिपॉजिट। और क्वेश्चन में आपको हाउ मेनी एटम्स ऑफ सिल्वर, यानी कि ये मास और एटम का रिलेशनशिप। मास आपको गिवन है और एटम्स कैलकुलेट करने हैं। लेकिन एक और चीज यहाँ जो एडिशनल है वो ये है कि हाउ मेनी एटम्स ऑफ सिल्वर वर डिपॉजिटेड पर cm स्क्वायर निकालना है। और ऊपर जो मास उसने दिया है आपको वो पर 150 cm स्क्वायर दिया है। अब हम पहला काम ये करते हैं कि मास और नंबर ऑफ एटम के रिलेशन से हम पहले तो एटम फाइंड कर लेते हैं। तो 107.9 ग्राम ऑफ सिल्वर, ये सिल्वर का AR है, एटॉमिक मास है। और आपको पता है कि 1 मोल का मास इक्विवेलेंट टू एटॉमिक मास इन ग्राम्स होता है। तो 107.9 grams of silver contains 6.02 10 to the power 23 atoms. 0.216 gram of silver will contain X। ये जो X आएगा ये नंबर ऑफ एटम्स होंगे इन 150 cm स्क्वायर। ये जो नंबर ऑफ एटम्स आएंगे ये 150 cm स्क्वायर में आएंगे और आपको निकालना है पर cm स्क्वायर। तो नेक्स्ट जो आंसर आएगा उसको डिवाइडेड बाय 150 कर दीजिए, तो फिर आंसर आ जाएगा पर cm स्क्वायर में, और वो इसका करेक्ट आंसर। देख लीजिए सुकून से क्वेश्चन को, कोई अगर कंफ्यूजन है तो बताइए।
सर फर्स्ट वाला आंसर है क्या, ए है क्या 8.0? ओके, ए इसका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर है। कोई सवाल तो नहीं है किसी का इससे रिलेटेड? नहीं सर। ओके जी, अब इस पेज पर क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 अब आप देखिए। ये कर चुका है सर। ये कर चुके हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन और है, मेरा ख्याल है ये भी हमने कर लिया होगा, तो फिर हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव कर जाते हैं। और ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। यस सर, कर लिया। कर लिया, ठीक है। ठीक है जी, तो फिर अब जो है वो इसको हम करते हैं क्लोज फिलहाल, और नेक्स्ट हम मूव करते हैं टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ द कंपोनेंट। और अब जो नेक्स्ट हम बात करेंगे दैट इज रिलेटेड टू स्टिचोमेट्री। ये कॉन्सेप्ट भी आप ओ लेवल से पढ़कर आए हैं। ओ लेवल में आपको स्टिचोमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस दिए जाते थे, और अब हम यहाँ पर भी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्टिचोमेट्री करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि ये स्टिचोमेट्री का लफ्ज कहाँ इस्तेमाल और ये होता क्या है। तो यहाँ मैंने इसको डिफाइन किया है कि अ रिलेशनशिप in between amount of one substance with the other by using a balanced chemical equation is called stoichiometry. Stoichiometry क्या है? It is a relationship, और ये relationship किसके दरमियान है? Amount of one substance with the other, यानी अगर आपको एक केमिकल रिएक्शन गिवन है और उस केमिकल रिएक्शन के अंदर आपको, अमाउंट का मतलब है मोल्स, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है, आपको पता है कि अमाउंट का जो यूनिट होता है वो मोल होता है। तो यहाँ पर जब हम कहते हैं अमाउंट ऑफ वन सब्सटेंस विद द अदर, इसका मतलब हम मोलर रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। और आप ये जानते हैं कि हर इक्वेशन में एक स्पेसिफिक मोलर रिलेशनशिप होता है। जैसे जो इक्वेशन मैंने यहाँ इस वक्त शो की है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना रहे हैं, और जब इसको हमने बैलेंस किया तो 2 मोल हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का कोफिशिएंट 2 है, तो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 1 ऑक्सीजन, यानी 1 मोल ऑक्सीजन। ये मोलर रिलेशनशिप होता है। जो केमिकल इक्वेशन होती है जो हमें गिवन होती है बैलेंस, वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन एक्चुअली मोलर रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करती है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है वो मोलर रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करती है। और यहां पर मोलर रिलेशनशिप क्या है कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, और ये दोनों मिलकर 2 मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जो आपकी इक्वेशन का कोफिशिएंट होता है वो एक्चुअली मोलर रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। और कोई भी रिएक्शन होना है, कोई भी रिएक्शन होना है, उसमें कंपाउंड हमारी मर्जी से रिएक्ट नहीं करते। आप चाहे कंपाउंड कितना ही डाल दें, किसी एक की क्वांटिटी जितनी चाहे बढ़ा दें, किसी एक की क्वांटिटी जितनी चाहे कम करें, जब भी वो आपस में रिएक्ट करेंगे तो दे शुड फॉलो देयर मोलर रेशियो। और जब आप उनकी कैलकुलेशंस करते हैं तो हमेशा आप उनके मोलर रेशियोज को देखकर उनकी कैलकुलेशन करते हैं। ये देखकर नहीं करते
कि किसकी क्वांटिटी ज्यादा ली है, किसकी क्वांटिटी कम ली है। आप हमेशा ये देखते हैं कि मोलर रेशो जो है वो क्या फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जब तक आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन ना हो तब तक आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते कि कौन सा केमिकल जो है वो कितना रिएक्ट करके कितना प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। तो अगर आपको किसी रिएक्शन के दौरान अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है या अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम निकालना है तो आप इस रिलेशनशिप को फॉलो करके ये बात कर सकते हैं। अब स्टोइचियोमेट्री में मुख्तलिफ क्वेश्चंस आते हैं। कभी मोल गिवन होते हैं, दूसरे के मोल निकालने होते हैं। समटाइम आपको जो है वो मोल गिवन होता है, मास कैलकुलेट करना होता है। समटाइम मास गिवन होता है, मास कैलकुलेट करना होता है। समटाइम मास गिवन होता है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना होता है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी हैव इन द पास्ट पेपर रिगार्डिंग दिस मोलर रिलेशनशिप, और जिसे हम स्टोइचियोमेट्री कहते हैं। अब जैसे मैंने पहला क्वेश्चन जो स्टार्ट किया है, और मैं कोशिश करूंगा कि यूनिटरी मेथड की अप्रोच आपको और क्लियर हो जाए। मैं ऑलरेडी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं जिसमें मैंने यूनिटरी मेथड को ही फॉलो किया है, और होपफुली आप भी जो है वो इस बात को कोशिश करेंगे कि आप इसको ही फॉलो करें। अगला जो क्वेश्चन मैंने लिखा है एज ए प्रैक्टिस क्वेश्चन वो इसी इक्वेशन से रिलेटेड है जो आपके सामने लिखी हुई है, और सवाल ये है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन required to produce 11.5 grams of H2O। अब पहले तो आपको सवाल में रिलेशन फाइंड आउट करना है कि क्या गिवन है और क्या कैलकुलेट करना है। तो 11.5 ग्राम्स आपको गिवन है, यानी मास आपको गिवन है, और फाइंड आउट क्या करना है। मास आपको वाटर का गिवन है, फाइंड आउट आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन करना है। यानी कि ये मास मोल रिलेशनशिप है या मोल मास रिलेशनशिप है कि एक का आपको मास गिवन है और दूसरे का मोल फाइंड आउट करना है। तो सॉल्व करने की दो अप्रोचेस हैं, दोनों मैंने यहाँ पे शो की हैं। पहली अप्रोच ये है कि जो मास आपको गिवन है 11.5 उसको डिवाइडेड बाय 18 कर दीजिए ताकि आपके पास मोल्स आ जाएं वाटर के जो प्रोड्यूस। हमने गिवन मास को डिवाइड किया mr से टू गेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। फर्ज करें ये x मोल ऑफ वाटर। नेक्स्ट इक्वेशन का रेशियो ये कहता है कि 2 मोल वाटर प्रोड्यूस करने के लिए 1 मोल ऑक्सीजन कंज्यूम होगा। तो यही बात मैंने यहाँ लिखी है कि 2 मोल वाटर प्रोड्यूस करने के लिए 1 मोल ऑक्सीजन कंज्यूम होगा। तो x मोल वाटर प्रोड्यूस करने के लिए कितना ऑक्सीजन कंज्यूम होगा, दैट विल बी y। तो सॉल्व करने की एक अप्रोच ये है। सॉल्व करने की दूसरी अप्रोच इस क्वेश्चन की वो ये है कि मैंने यहां लिखा कि अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 2 मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑक्सीजन। इक्वेशन में नजर आ रहा है कि 2 मोल वाटर प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑक्सीजन, और 2 मोल का मतलब देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन है मास ऑफ वाटर, और ये मास मोल रिलेशनशिप है। इसका मतलब है कि आपको वाटर का मास से ऑक्सीजन के मोल्स कैलकुलेट करने हैं। तो मैंने यहाँ 2 मल्टीप्लाई बाय 18 कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि 1 मोल वाटर का जो मास होता है वो इक्विवेलेंट टू मॉलिक्यूलर मास होगा, और वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 है। तो 18 इंटू 2 यानी 36 ग्राम्स ऑफ वाटर जो है वो 1 मोल ऑक्सीजन से प्रोड्यूस होगा। अच्छा, अब आपके जहन में सवाल यहाँ पर ये आएगा कि मैंने ऑक्सीजन को कन्वर्ट क्यों नहीं किया मास में। तो उसकी जरूरत इसलिए नहीं है कि आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं ऑक्सीजन के। तो देयर इज नो नीड टू मल्टीप्लाई दिस 1 बाय मॉलिक्यूलर मास। हाँ, अगर क्वेश्चन के अंदर आपको ऑक्सीजन का मास कैलकुलेट करना होता तो फिर आप ऑक्सीजन के 1 मोल को भी मल्टीप्लाई बाय mr करते।
वो फिर मास मास से रिलेशनशिप हो जाता है। बहरहाल अभी सर ये मुझे है एक चीज समझ, कि सर आपने O2 को लिखा है कि वो 1 मोल है, O2 जो अगर है, लेकिन हम पहले आपने उसे पढ़ाया था कि CO2 अगर हो तो उसके अंदर 1 मोल कार्बन और 2 मोल ऑक्सीजन होता है। तो यहाँ पर अगर आपने O2 लिखा है तो उसका आपने 1 मोल क्यों लिखा है? बेटा आप दो अलग अलग बातों को मिक्स कर रहे हैं। वो जो मैंने पढ़ाया था वो तो मैं बात कर रहा था कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन है। अभी तो हम स्टीशियोमेट्री कर रहे हैं भाई। स्टीशियोमेट्री में हमें इक्वेशन देखनी होती, उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड के मास में मौजूद नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट कर रहे थे। यहाँ इक्वेशन में सवाल ये है कि इतना वाटर बनाने के लिए कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड हो। फर्क समझ में आया? इसमें इक्वेशंस को देख के करेंगे खाली। जी, इसमें सही। आपके इक्वेशन गिवन होगी और इक्वेशन में एक कंपाउंड का मास गिवन होगा या मोल गिवन होंगे, और आपको दूसरे कंपाउंड का मास, मोल या वॉल्यूम या जो भी कैलकुलेट करने को कहा जा रहा है वो किया जाएगा। जो आप जिस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं उसमें हमें जिस कंपाउंड का मास गिवन था उसी में नंबर ऑफ एटम निकालने को कहा गया था, या जिस कंपाउंड का वॉल्यूम गिवन था उसी में नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने को कहा गया था, या जिस कंपाउंड का मोल गिवन था उसी में नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने को कहा गया था। यहाँ दो अलग अलग कंपाउंड की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम ये रिलेशन अप्लाई कर रहे हैं कि 2 मोल ऑफ H2O और इक्वेशन ये कहती है कि इट रिक्वायर्स 1 मोल। होपफुली आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। जी सर, थैंक यू। राइट। तो 2 मोल H2O जो है वो 1 मोल ऑक्सीजन से प्रोड्यूस होगा। तो हमने वाटर को कन्वर्ट कर दिया मास में, और मास में कन्वर्ट करने का तरीका ये होता है कि मोल की जगह हम mr या एटॉमिक मास या फार्मूला मास, व्हाटएवर द सब्सटेंस यू हैव, तो 2 into 18 ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय 1 मोल ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को मैंने इसलिए मास में कन्वर्ट नहीं किया कि हमें ऑक्सीजन के मोल्स फाइंड आउट करने, और फिर 11.5 ग्राम्स ऑफ H2O में कितने मोल ऑक्सीजन होगा ये आपने कैलकुलेट करना। यही हमारा सवाल था, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 11.5 ग्राम्स ऑफ H2O। और अब जो क्वेश्चन का आंसर आ रहा है ये 0.32 मोल आ रहा है। तो ये मैंने 31 लिखा है, मुझे किसी और पिछले ग्रुप में 31 बताया गया था। बहरहाल 31 या 32 जो भी आ रहा है वो आपका करेक्ट आंसर। पूरी बात क्लियर हो गई होगी। अगला सवाल जो है वो आपके सामने है डिस्प्लेड। अब आप इसको ट्राई करें। हो गया सर। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में आपको मास ऑफ HCl कैलकुलेट करना है।
required to produce 23.6 grams of carbon dioxide. यानी इस क्वेश्चन में आपको मास कैलकुलेट करना है और मास ही गिवन है, कार्बन डाइऑक्साइड का मास गिवन है और HCl का मास कैलकुलेट करना है। तो ये मास मास रिलेशनशिप का क्वेश्चन। अच्छा, अब हमने कंपैरिजन किया कि HCl का मास हमें कैलकुलेट करना है, कार्बन डाइऑक्साइड का मास गिवन है, तो हम कंपेयर करेंगे यहाँ HCl को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। और HCl और कार्बन डाइऑक्साइड का जो यहाँ रिलेशनशिप है वो ये है कि 2 मोल ऑफ HCl will produce 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। कि 2 मोल HCl है तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड का भी आपको मास गिवन है और HCl का भी आपको मास कैलकुलेट करना है, इसलिए आप दोनों के मोल्स को उसके अपने अपने MR से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 2 इंटू 36.5 हो गया यानी 73 ग्राम ऑफ HCl और ये 1 इंटू 44 हो गया यानी 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये रिलेशन बन गया कि 73 ग्राम ऑफ HCl will produce 44 gram carbon dioxide. So 23.6 gram will produced by X. सवाल ये था कि what mass of HCl is required. तो 23.6 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए जो HCl required है that is 39.2. ये हमारा फाइनल आंसर है। होपफुली बात क्लियर हो गई होगी। अच्छा जी, अब अगला क्वेश्चन जो है इसमें इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग मास या मोल, इस मर्तबा आपको वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करना। और गिवन क्या है आपको गिवन जो है वो मास 10 ग्राम ऑफ मीथेन आपको गिवन है, यानी मास आपको मास गिवन है। तो ये अब जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं ये मास वॉल्यूम रिलेशनशिप का क्वेश्चन है कि एक का आपको मास गिवन है और दूसरे का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। अब यहाँ मीथेन का मास गिवन है और ऑक्सीजन का वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है। तो हमने अप्लाई किया कि 1 मोल ऑफ मीथेन रिएक्ट्स विद 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। हमेशा मोलर रिलेशनशिप अप्लाई होगा, हमेशा आप मोलर रिलेशनशिप अप्लाई करेंगे, फिर उसको कन्वर्ट करेंगे वॉल्यूम या मास में। अब मीथेन का आपको गिवन मास है तो 1 इंटू 16 कर दिया। 16 क्या है? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन। और ऑक्सीजन का वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है तो मैंने 2 को 24 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैंने इसको MR से मल्टीप्लाई नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि काम लंबा हो जाता। हम इसको डायरेक्ट वॉल्यूम में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 2 इंटू 24 इसलिए किया कि 24 इज वॉल्यूम ऑफ 1 मोल एट RTP। अब इक्वेशन ये कहती है कि 1 मोल मीथेन रिएक्ट्स विद 2 मोल ऑक्सीजन, यानी 16 ग्राम ऑफ मीथेन रिएक्ट्स विद 48 dm³ ऑफ ऑक्सीजन। तो फिर 10 ग्राम जो है उससे कितना ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा? दैट विल बी 30। ये क्वेश्चन जो था दैट इज रिलेटेड टू मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। ये मास वॉल्यूम रिलेशनशिप का क्वेश्चन, जिसमें आपको एक का मास मालूम था और आपने दूसरे का वॉल्यूम कैलकुलेट कर। होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो पूछ। एक क्वेश्चन में और करवा रहा हूं इसमें, दैट इज रिलेटेड टू वॉल्यूम रिलेशनशिप, और वो ये है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन
required to burn 500 cm cube of ethane completely at RTP. RTP का मतलब है रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी के रूम कंडीशन। और इथेन की जो इक्वेशन है, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि पेपर के अंदर आपको इक्वेशन गिवन आमतौर पे नहीं होती जब रिएक्शन कंबशन रिएक्शन होता है, क्योंकि ये बात आपको बताई जा चुकी है कि कंबशन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होता है कंप्लीट कंबशन का, वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है। इसलिए आपको जो है एग्जामिनर आमतौर पे कंबशन वाले केस में इक्वेशन नहीं देता। पर ये आपका सवाल है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू बर्न 500 cm क्यूब ऑफ C2H6 कंप्लीटली एट RTP। यानी इस क्वेश्चन का ताल्लुक जो है वो वॉल्यूम रिलेशनशिप से है। इसकी वजह यह है कि आपको वॉल्यूम गिवन है और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन आपको कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम ऑफ इथेन गिवन है और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन आपको कैलकुलेट करना है। तो ये वॉल्यूम रिलेशनशिप की एग्जांपल। अब अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 2 मोल ऑफ इथेन reacts with 7 मोल ऑक्सीजन। 2 मोल इथेन जो है it reacts with 7 मोल ऑक्सीजन। अच्छा, अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं गौर से सुनिएगा। मैंने पहले आपको बताया था मास वॉल्यूम में या मास में या मास मोल में कि पहले आप कन्वर्ट करेंगे उसको मास में या वॉल्यूम में, बिकॉज जो मोलर रिलेशनशिप होता है वो मास का रिलेशनशिप नहीं होता। जैसे यहां पर अगर 2 मोल रिएक्ट कर रहा है 7 मोल के साथ, तो मैं ये नहीं कह सकता कि 2 ग्राम रिएक्ट्स विद 7 ग्राम, ये मोलर रिलेशनशिप है। लेकिन जब आप वॉल्यूम रिलेशनशिप करेंगे तो ये शॉर्टकट है। वॉल्यूम रिलेशनशिप में जो मोलर रेशो होता है इट रिमेन एज वॉल्यूम रेशो। वॉल्यूम रिलेशनशिप में यू कैन कंपेयर डायरेक्टली। मैं दोनों तरीकों से आपको करके बताता हूं कैसे। देखिए 2 into 24, क्योंकि आपको इथेन का वॉल्यूम गिवन है तो ये हो गया 48 dm क्यूब, और 7 into 24 ऑक्सीजन का वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है, तो ये 7 into 24 ये 148 dm क्यूब हो। है 168 है सर। 168 dm क्यूब। ठीक है। और ये 500 cm क्यूब का मतलब ये है कि आपको 0.5 dm क्यूब गिवन है, क्योंकि cm क्यूब को मैंने dm क्यूब में कन्वर्ट कर दिया। हमें वॉल्यूम जो गिवन है वो cm क्यूब में गिवन है, हमने यहाँ कंपैरिजन dm क्यूब में किया है। तो 0.5 dm क्यूब इथेन के लिए ऑक्सीजन विल बी x। 0.5 dm क्यूब के लिए ऑक्सीजन विल बी x। x हो जाएगा 0.50। क्या आंसर आ रहा है? 1.75 dm क्यूब। 1.75 dm। एक तरीका तो ये है, बट जैसे मैंने आपसे कहा कि यू कैन कंपेयर डायरेक्टली। वॉल्यूम रिलेशनशिप के केस में आप डायरेक्ट कंपैरिजन करेंगे, देखिए तब भी यही आंसर आएगा। 1.75 dm क्यूब का मतलब क्या है?
1750 cm cube. 1.75 dm cube का मतलब ये है कि 1750 cm cube. अब मैंने आपसे कहा कि हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि 2 मोल अगर 7 मोल से रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि 2 cm cube will react with 7 cm cube. तो फिर 500 cm cube जो है, जो हमें गिवन था, वो कितने से रिएक्ट करेगा? अब आप इसको सॉल्व करके देखिए, आंसर फिर वही आएगा 70. तो वॉल्यूम रिलेशनशिप में एक आसानी है कि वॉल्यूम रिलेशनशिप में हमें कन्वर्जन की जरूरत नहीं होती. जो वॉल्यूम का जो मोलर रेशो होता है, इट इज इक्विवेलेंट टू वॉल्यूम रेशो. यहाँ पर ये मैं बात लिख रहा हूं कि इन वॉल्यूम रिलेशनशिप, in volume relationship, in volume relationship, molar ratio is equal to volume ratio in gas. जब वॉल्यूम रिलेशनशिप अप्लाई कर रहे हो तो आपकी आसानी इस बात में है कि बजाय ये कि आप अपनी कैलकुलेशन को कंफ्यूज करें, 24 से मल्टीप्लाई करके निकालें, आप इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन ये सिर्फ वॉल्यूम रिलेशनशिप के लिए है. अगर मास वॉल्यूम है, वॉल्यूम मोल है, या जो है वो मास है, तो उसको आप कभी भी डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते. आपको हमेशा पहले मोलर रेशो से मासेस निकालने होंगे और फिर उसके बाद कंपेयर करना होगा. बट वॉल्यूम रिलेशनशिप में यू कैन कंपेयर वॉल्यूम डायरेक्टली. वॉट एवर द मोलर रेशो यू हैव, इट इज इक्वलेंट टू वॉल्यूम रेशो. ये चीज आपको जो है वो जहन में रखना. होपफुली आपको मेरी ये बात समझ में आ गई हो. बात क्लियर हो गई होगी. अच्छा, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस जो इस रिलेशनशिप्स के हवाले से जो पास पेपर में क्वेश्चंस हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चंस पर आता हूं और उन क्वेश्चंस में राइट जी. तो अब ये क्वेश्चंस जो है वो मेरे सामने मौजूद हैं और ओके. अब ये क्वेश्चन नंबर 10 आप देखें. क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा गया है कि व्हाट इज द मैक्सिमम मास ऑफ आयरन दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द रिडक्शन of 80 tons of iron 3 oxide. आयरन 3 ऑक्साइड का मतलब है Fe2O3 और इसका MR आपको गिवन है 160. बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन, अब क्या समझ में आता है कि इसकी कैलकुलेशन का क्या तरीका होगा. देखिए, मास आपको टन्स में गिवन है.
और आंसर भी आपको टन्स में निकालना है। और ये बात आपको मालूम शायद ना हो कि 1 टन जो होता है वो 10 टू दी पावर 6 ग्राम के इक्विवेलेंट होता है। 1 टन जो है 1 टन is equivalent to 10 to the power 6 grams। सर फिर ये इसमें हम है लोग कि ग्राम क्या, में कन्वर्ट करेंगे? जी मैं वही आपको बता रहा हूं। अब सवाल ये है कि क्या इसको ग्राम में कन्वर्ट करना जरूरी है, तो इसका आंसर है नो। अगर क्वेश्चन में भी टन्स में गिवन है, आंसर में भी टन्स में गिवन है, तो यू कैन कंपेयर डायरेक्टली। जिस तरह आप मास निकालते हैं, ग्राम ग्राम कंपेयर करते हैं, उसी तरह से आप टन और टन को कंपेयर कर सकते हैं। हाँ, प्रॉब्लम उस वक्त आता कि जब एक मास ग्राम में गिवन होता और एक मास टन में कैलकुलेट करना होता, तो फिर पहले आप ग्राम से ग्राम निकालते और फिर उस ग्राम को टन्स में कन्वर्ट करते। या फिर आपको जो है वो टन्स में गिवन है और आंसर ग्राम में गिवन है, तो फिर आप टन से टन कैलकुलेट करते हो और फिर उस टन्स को ग्राम में कन्वर्ट करते। अदरवाइज अगर क्वेश्चन में किलोग्राम में गिवन है फर्ज करें और आंसर भी किलोग्राम में, तो यू कैन कंपेयर डायरेक्टली। जैसे इस क्वेश्चन में वही करूंगा कि Fe2O3 का MR उन्होंने खुद बता दिया 160 है, तो Fe2O3 का 160, क्योंकि इक्वेशन ये कहती है कि 1 मोल ऑफ Fe2O3 विल प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ आयरन। अब देखिए, आपको पूछा गया है व्हाट इज द मैक्सिमम मास ऑफ आयरन। इक्वेशन का रेशियो ये कहता है कि 1 मोल ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड विल प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ आयरन, यानी 160 ग्राम, तो यहां ग्राम की जगह आप टन्स लिख सकते हैं। 160 टन्स, कि ये 1 इंटू 160 हो जाएगा, और ये होगा 2 इंटू आयरन। आयरन का AR कितना होता है? आयरन 56। का AR कितना सर होता है? 160 तो MR ग्राम में होगा ना, दिया हुआ क्वेश्चन में जो है। बेटा मैंने आपसे क्या कहा कि अगर आपके क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन में टन्स गिवन है और टन्स में ही कैलकुलेट करना है, तो यू कैन कंपेयर डायरेक्टली। क्योंकि अगर आप इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे और 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर ग्राम में आएगा। फिर उसको दोबारा आप जब टन्स में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर 6 से डिवाइड करेंगे। बात वही है। लॉजिक समझ में आई? जी सर। ठीक है। तो लेकिन मैंने कहा कि अगर एक मास गिवन है ग्राम में और दूसरा टन्स में, वैसे जब आप मोल को कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा मास ग्राम में ही आता है। मोल को जब आप मास में कन्वर्ट करते हैं तो वो टन्स नहीं आते, हमेशा ग्राम्स आते हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि हमें दो क्वांटिटीज को कंपेयर हम कर रहे हैं, तो वी कैन यूज दिस वैल्यू डायरेक्टली। AR ऑफ आयरन किसी ने बताया नहीं मुझे? 55.8। 55.8, तो 2 इंटू 55.8, 2 इंटू 55.8, तो ये आंसर जो आ गया आपका, ये आ गया 55 एंड 55, 1.6 110 कितना आ रहा है? 11.6 111.6, तो 111.6 टन्स, और 80 के लिए ये हाफ हो गया, तो ये वैल्यू भी हाफ हो जाएगी। तो 111.6 के जो नियरेस्ट आंसर है, ये 111.6 डिवाइडेड बाय 2, यानी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, मैं वैल्यू प्रॉपर लिख देता हूं कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएं। तो x इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 80 इंटू 111.6 डिवाइडेड बाय 160। आंसर विल बी 5.8 है। 55.8 का मतलब है कि नियरेस्ट आंसर विल बी 56।
समटाइम आपकी जो वैल्यूज होती हैं वो एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं आती, आपको जो नियरेस्ट आंसर है वो देना होता है, और ये इसका जो नियरेस्ट आंसर है वो ये वैल्यू। ठीक है जी, तो ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो आपको मैंने बताया, इट्स नॉट अ पास्ट पेपर क्वेश्चन, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको बहुत सारे मिलेंगे पास्ट पेपर में। अभी मैं पास्ट पेपर के क्वेश्चंस भी आपको दिखाता हूँ इसी पर बेस्ड। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11 और इसका आंसर फाइंड आउट करें। ये मास और मोल रिलेशनशिप है। एक मास गिवन है आपको और मोल्स आपको कार्बन डाइऑक्साइड के कैलकुलेट करने। ओके जी, अब इस क्वेश्चन में 58 ग्राम्स ऑफ C4H10 आपको गिवन है और कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स कैलकुलेट करने हैं। तो इक्वेशन का रेशियो ये कहता है कि 2 मोल C4H10 जो है वो प्रोड्यूस करेगा 8 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, ये अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। अब जो आंसर 4 मोल आ रहा है ए, बिल्कुल ठीक है। अब आप देखें यहां पर अगर आप इसका MR निकालेंगे तो MR इसका 58 आएगा, तो 2 इंटू 58 ये ग्राम्स हो जाएगा, और इसको हम मोल रहने देंगे क्योंकि हमें कार्बन डाइऑक्साइड के मोल निकालने हैं, और फिर 58 ग्राम्स के लिए ये मोल हो जाएंगे x, और जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो इट विल बी 4। इस तरह से आप जो है वो ये वाला क्वेश्चन रिलेशनशिप है मास मोल रिलेशनशिप, जिसमें हमें मास गिवन था और हमने मोल जो है वो फाइंड आउट किया। अच्छा, अब ऐसे क्वेश्चन जब ये आपको बुकलेट मिल जाएगा या अगर मिल गया है तो ये क्वेश्चन देखें, पेज है ये वाला, नंबर तो मुझे नहीं पता, थोड़ा सा आगे पीछे होगा। मोल्स एंड स्टिचोमेट्री के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे, और ये रिएक्टिंग मासेस के क्वेश्चन है ये जो अभी हम कर रहे हैं। ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, ये सब आपको यहां से करने हैं, एक्सेप्ट लिमिटिंग रिएक्टेंट जो अभी हमने नहीं किया। अच्छा, अब मैं आपको एक दो पास्ट पेपर के क्वेश्चंस बता देता हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि ये सवाल पास्ट पेपर्स में किस तरह के आए हुए हैं। और अब जैसे क्वेश्चन नंबर आप देखें 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये जिसमें आपको इक्वेशन गिवन है और इस इक्वेशन में आपको ये कहा गया है कि 50 ग्राम ऑफ सोडियम एजाइड, ये है फॉर्मूला सोडियम एजाइड का NaN3, और वो लिबरेट कर रहा है नाइट्रोजन गैस, और जिसकी वजह से वो जो एयर वो बैग है वो इन्फ्लेट हो रहा है। Now calculate the volume of nitrogen this will produce at room temperature. का मतलब वही कहानी, RTP, temperature and pressure. अब इक्वेशन के हिसाब से ये मास वॉल्यूम रिलेशनशिप है, क्योंकि आपको 50 ग्राम ऑफ सोडियम एजाइड गिवन है, मास गिवन है,
और नाइट्रोजन का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो रिलेशन ये बन रहा है कि 2 मोल NaN3 सोडियम एजाइड का नाइट्रोजन के प्रोड्यूस कर रहा है 3 मोल। ये 2 मोल और ये 3 मोल, ये आपको इक्वेशन कह रही है। अब आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है नाइट्रोजन का, तो हम 3 इंटू 24 कर देते हैं ताकि मोलर रिलेशनशिप बन जाए। और सोडियम एजाइड का आपको 50 ग्राम यानी मास गिवन है, इसको 2 इंटू MR कर देते हैं। अगर आप इसे कोई NaN3 का MR फाइंड आउट कर ले, NaN3 का MR 65 हो रहा है। 65, 2 इंटू 65 ये हो जाएगा 130 ग्राम्स, और ये 3 इंटू 24 ये हो जाएगा 72 DM क्यूब। अब ये रिलेशन आ गया मास और वॉल्यूम। ये 130 ग्राम ऑफ सोडियम एजाइड will produce 72 DM cube, so 50 gram will produce X। अब आपका जो भी ठीक है आंसर आ सर, रहा है 27.7 आ रहा है। 27.7 यानी कि इसका C करेक्ट आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में अभी आपसे करवा नहीं रहा। अगर आपको ये बुकलेट नहीं मिली तो काइंडली इसका आप स्नैपशॉट दीजिए इस क्वेश्चन का, और ये क्वेश्चन मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। इसका आप स्नैपशॉट दीजिए एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है? फिर मैं इस पे बात करूंगा अगली क्लास में। अगर आपको बुकलेट मिल गया है तो अच्छी बात है, वरना फिर आप ये स्नैपशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात कर रहा हूं। अब ये क्वेश्चन नंबर 11 आप देखिए, इसमें कोई इक्वेशन आपको गिवन नहीं है। Titanium 4 oxide is brilliantly white and much of the oxide produced is used in the manufacture of paint. What is the maximum amount of titanium dioxide obtainable from 19 tons of the ore ilmenite FeTiO3? अच्छा, एक तो देखें आपको इसमें टन्स में मास गिवन है और टन्स में ही कैलकुलेट करना है। इसका मतलब ये है कि यहाँ कोई इशू नहीं है, आप इनको डायरेक्टली टर्म्स में कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में एक एडिशनल प्रॉब्लम ये है, इस क्वेश्चन में आपको इक्वेशन गिवन नहीं है, लेकिन वो ये जरूर बता रहे हैं कि TiO2 प्रोड्यूस हो रहा है इस ओर से जिसका नाम है इल्मेनाइट। तो अगर मैं सोचूं कि इल्मेनाइट FeTiO3 इससे TiO2 बनेगा, तो लॉजिकली समझ में आता है कि इसका रेशियो 1:1 हो, क्योंकि FeTiO3 में इल्मेनाइट के अंदर Ti एक दफा है और टाइटेनियम डाइऑक्साइड में भी Ti एक दफा है। इसका मतलब यह है कि आप जितना भी इसको डिकम्पोज करेंगे, जितना भी रिएक्ट करेगा इल्मेनाइट, इसका रेशियो 1:1 ही रहेगा, क्योंकि इल्मेनाइट का एक टाइटेनियम विल प्रोड्यूस 1 टाइटेनियम डाइऑक्साइड, रेशियो विल रिमेन 1:1। ये चीज क्वेश्चन में गिवन नहीं है, आपको खुद अंडरस्टैंड करनी थी। बाकी अब आप मोल इसका भी मास निकाल लें, MR निकाल लें, इसका भी MR निकाल लें, और फिर उसको टन में कंपेयर करके यू कैन फाइंड आउट मास या जो भी अमाउंट है टन्स में TiO2 का, वो आपको पता चल जाए। होपफुली आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन है तो ठीक है जी। ये हमारा कंप्लीट हो गया पार्ट रिगार्डिंग स्टिचोमेट्री।
मैंने कुछ पास पेपर के क्वेश्चन, कुछ जनरल क्वेश्चंस और कुछ बाकी रिलेशनशिप के क्वेश्चन सारे आपको करवा दिए हैं। जो एक्सरसाइज आपको दी है वो आप उसको कंप्लीट कीजिएगा, बुक से क्वेश्चन देखिएगा, बुक्स के क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। इस तरह से लॉट ऑफ प्रैक्टिस नीडेड। जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप जो है वो बेहतर परफॉर्म करेंगे इस केस में, वरना आपके लिए फिर मुश्किल ही रहेगी चीजें। ठीक है जी, ये इलेवन का आंसर ये 10 कह रहे हैं, तो आप चेक कर लीजिएगा भारत। ठीक है जी, कोई अगर क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए।